वाह। नमस्कार। आज की संध्या चर्चाओं के नाम, चर्चा के नाम। मैं मंजुला श्रीवास्तव, पथगामिनी की संचालिका, संस्थापिका। पथगामिनी परिवार में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं कि हमारे साथ दो विद्वान जुड़े हुए हैं। हमारे बगल में शिक्षाविद त्रिलोक कौशिक जी हैं गुड़गांव से, और नीचे नमस्कार सर, प्रणाम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर, पथगामिनी परिवार में, पथगामिनी के मंच पर। और नीचे आदरणीय वाजपेयी सर, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी सर, किसी भी परिचय के मुहताज नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है बहुत कुछ बताने करने की, तो सब जानते हैं। आपको भी कल मैंने देखा कि आप भी जुड़े थे, कल बहुत अच्छा था सब कुछ, और सर भी हैं। तो अब मैं बताना चाहूंगी कि हमारे देश में बहुत कुछ चल रहा है इस समय। ऐसा लग रहा है इसमें बहुत हलचल हो गया है, बहुत कुछ दबा हुआ था, बहुत कुछ गुबार निकल के सामने आ गया है एजुकेशन को लेकर के। तो जैसा कि पथगामिनी हमेशा मुद्दों, प्रासंगिक मुद्दों पर लाइव आता रहा है, तो इस समय लाइव ना आना हमें लगता है बेईमानी होती, और हमें इस समय लाइव हो करके इस पर चर्चा करनी चाहिए कि एजुकेशन, शिक्षा व्यवस्था वर्तमान में क्या है और भविष्य में क्या है। सभी देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स हमारे कोने कोने से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी मुद्दे पर है, भी ज़रूरी मुद्दा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो और ये भी दुनिया जानती है, आप सब जानते हैं कि पीछे अभी 1 महीने के अंदर कितनी जानें गई हैं हमारे देश में, और बहुत सारे लूप, बहुत सारी बातें सामने हैं, और हमारे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत, आप सभी का स्वागत है। हमें दिख नहीं रहा है कि कौन कौन जुड़ा है, मैं नहीं पता क्या बात है, क्यों नहीं दिख रहे हैं लोग। तो दिखेंगे तो मैं नाम लूंगी, लेकिन हमको दिख नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कौन जुड़ा हुआ है। शायद मेरे कुछ फोन में कुछ गड़बड़ी आ गई, अब शायद दिखे, मुझे शायद लगता है, मुझे पता नहीं चल रहा है क्यों नहीं दिख रहा है। देखती हूँ, एक बार मैं देखती हूँ, कुछ जुड़े तो हैं लोग, लेकिन पता नहीं चल रहा है कौन जुड़ा है। बहरहाल अगर जुड़ेंगे तो मैं बताऊंगी, मुझे पता नहीं चल पा रहा है दरअसल। तो ओहो, क्या हो गया, कुछ तो गड़बड़ हुआ है हमको लग रहा है। एक मिनट, ये होता है, ये हो जाता है सब कुछ, पता नहीं क्या होता है, कुछ गड़बड़ हुआ है जो कि हम लोग क्लियर नहीं है। देखते हैं, 1 मिनट, कुछ क्या हुआ है पता नहीं चल रहा है कुछ हमको। ये मेरे लेटर आ रहा है पता नहीं क्यों, और सब लोग नहीं आ रहे हैं। 1 मिनट मैं देखूं जरा क्या बात है। 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, क्या हो रहा है ये, कभी कभी कुछ दिक्कत हो जाती है। लेटर तो दिख रहा है, लेकिन क्या हुआ है ये, आ गया, ठीक है, ओके, थैंक यू। हमारे साथ पटल के उस पार चंचल जैन जी हैं, आदरणीय अंदा पाटनी जी हैं, आप लोग जुड़े हुए हैं, आपका सब बहुत बहुत स्वागत है मंच पर, श्रोतागण में। और मुझे उम्मीद है कि और लोग भी जुड़ेंगे। जो सभी जुड़ने वालों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि हमें आज के शिक्षा व्यवस्था पर बात करने की बहुत ज़रूरत है, और अगर हम मंच के लोग केवल गीत, काव्य, पाठी करते रहेंगे तो हम चर्चा कब करेंगे। पथगामिनी तो हमेशा करता रहा है हर विशेष मुद्दे पर, प्रासंगिक मुद्दों पे। तो इस समय लगा कि अगर हम नहीं करते हैं तो बेईमानी होगी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे छात्र दुनिया भर में बहुत परेशान हैं, और बहुत सारी बातें चल रही हैं हमारे देश में, छिपा नहीं है किसी से। तो बहुत ज़रूरी है कि इस पर बात की जाए। तो जैसा कि शिक्षा व्यवस्था हमारा इसका विषय है, शिक्षा व्यवस्था वर्तमान और भविष्य, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। वर्तमान क्या चल रहा है, क्योंकि कहते हैं कि वर्तमान पर ही भविष्य टिका है, हमेशा से, हमेशा हर समय एक वर्तमान होता है, उस वर्तमान पे आने वाला समय टिका होता है, कल क्या होगा। इसलिए बात करना जरूरी हुआ कि शिक्षा व्यवस्था, आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, समाज की रीढ़ है। बिना शिक्षा व्यवस्था के समाज सुदृढ़ हो ही नहीं सकता। तो जो वर्तमान की चुनौतियां हैं,
और भविष्य की संभावनाएं हैं वो भी शिक्षा व्यवस्था जोड़ती है। शिक्षा व्यवस्था से वर्तमान की चुनौतियां और भविष्य की संभावनाएं जुड़ी होती हैं। आज की प्रणाली में हम जानते हैं बहुत कमियां हैं, निष्पक्ष भाव से अगर की जाए बात तो बहुत सारी कमियां हैं। हालांकि हमेशा हर युग में कोई ना कोई कमी रही, हमेशा कमी रही, कभी कुछ परफेक्ट नहीं रहा है। और किसी भी व्यवस्था में, किसी भी नीतिगत व्यवस्था में कमियां प्लस माइनस चलता रहता है। लेकिन भविष्य को लेकर बहुत नई उम्मीदें भी होती हैं। अगर कमियां हैं तो भविष्य को लेकर बहुत सारी उम्मीदें भी हैं। तो यह विश्लेषण जो है वर्तमान और भविष्य को लेकर शिक्षा प्रणाली के कुछ मुख्य प्रश्नों पर हमें बात करना है और किन पहलुओं को उजागर करता है इस पर हमें बात करनी चाहिए। चंचल जी कह रही है सुंदर विषय, समसामयिक समस्या। अंदा पाटनी जी, आदरणीय अंदा पाटनी जी कह रही हैं आप चालू रखिए, अमेरिका से जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत प्रणाम मैम, आपको सादर प्रणाम। तो प्रश्न ये है, खैर हमें प्रश्न पूछने का तो मेरी मादा नहीं है अपने विद्वानों के सामने, इतने बड़े बड़े विद्वान जुड़े हुए हैं तो विद्वानों के सामने हमें प्रश्न पूछने का मेरा कोई माध्यम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली को अक्सर पुरानी और नौकरी उन्मुख होने के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा है। आज भी करना पड़ रहा है, पहले भी करना पड़ा और भविष्य में भी ये होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं चाहूंगी कि इस विषय पर अगर शुरुआत किया जाए, जैसा कि आज का विषय है शिक्षा व्यवस्था वर्तमान और भविष्य पर बात करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, तो मैं सबसे पहले इस पर गुड़गांव से जुड़े हुए शिक्षाविद आदरणीय त्रिलोक कौशिक जी को मैं आमंत्रित करूंगी कि आज के विषय पर कुछ बात शुरू करें, बात आगे बढ़े, ताकि प्रश्न से प्रश्न निकले, बातों से प्रश्न निकले, आगे बढ़े बात। आइए, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है जी। मेरे लिए शिरोधार्य वाजपेयी जी को मैं प्रणाम करता हूं। और हमारे मंच की सेटिंग किन्हीं तकनीकी कारणों से ऐसे है कि ऊपर तो हर हालत में वाजपेयी जी को होना चाहिए और मुझे उनके चरणों के आसपास होना चाहिए। नहीं, मैं अपनी मानसिक स्थिति के बारे में आपसे बता रहा हूँ और इसमें कोई लाग लपेट नहीं और औपचारिकता तो हमारे बीच में है ही नहीं। शिक्षा की जो व्यवस्था है, आदरणीय शिक्षा, पहली बात तो शिक्षा जिसको हम शिक्षा कहते हैं, एजुकेशन, इसका जो पपाड़ा हुआ है इस वर्तमान में विशेष रूप से, इसका आधार कहाँ से हमें मिलता है। जो चीजें आज सामने आ रही हैं हमारे आपके और देश के सामने, इसकी जड़ में जाएंगे अगर हम, तो हमें मालूम पड़ेगा कि इस पेड़ की जड़ों में मट्ठा बहुत पहले से डाल दिया गया, सरकार चाहे किसी की भी रही हो। पहले जो जटिलताएं थी वे और जटिल होकर के आ गई अनेक कारणों से, ये एक दूसरा पक्ष है। मान लो 70 की उम्र में आते आते जब मैं याद करता हूँ आज से 65-66 साल पहले का भारत, वहाँ शिक्षा के नाम पर छोटे छोटे स्कूल होते थे। किसी एक गांव में 5वीं तक का, दूसरे में 8वीं तक का, 10वीं तक के तो बड़े कस्बों में स्कूल होते थे। और स्त्री शिक्षा वहाँ न के बराबर थी। लड़कियों को स्कूल में भेजने वाले परिवार गिनती के होते थे, या जो बहुत समृद्ध थे मानसिक रूप से, उनके यहाँ ये चलन था कि बेटा पढ़ेगा तो बेटी भी पढ़ेगी। अन्यथा बहन बेटियों को तो लगा दिया आपने चूल्हे चौके में और गोबर माटी में, और बाकी जो सपना देखा गया वो पुरुष के लिए, लड़कों के लिए, बेटों के लिए ज्यादा देखा गया। उस दौर में स्कूल जो थे वो 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर के दायरे में जाकर के मिलते थे। आज स्कूल लगभग कह रहा हूँ हर गांव में, आपको हर गांव में, कुछ अपवाद भी होंगे, लगता है आंकड़ों में कि स्कूल हैं और शिक्षा के नाम पर शिक्षक भी हैं, लेकिन शिक्षा है कि नहीं ये एक सवाल बड़ा है। क्योंकि जिस अनुपात में चेताली जी आ गई क्या? नहीं, मैं कुछ और समझ। एक्चुअली मेरा हैंग हो गया है, मेरा सब कुछ रुका हुआ है, मैं केवल सुन पा रही हूँ, मेरा हैंग हो गया। चंचल जैन जी हैं। तो ये जो वो समय था और जो आज का समय है, योजनाएं तब भी बनती थी। गांधी जी भी कहते थे वर्धा में ये और देश में ये और रोजगार के लिए शिक्षा हो। और जो अशिक्षित था
बड़ा समाज अशिक्षित था, उस अनुपात में हम तथाकथित शिक्षा ग्रहण करने लगे हैं। लेकिन इस सीन में भी आपके अपने देश में रक्षा बजट पिछले 5 वर्ष में हो गया 6 गुना और शिक्षा बजट उसके अनुपात में रहा लगभग वहीं का वहीं। तो हम जिस चीज़ की रक्षा कर रहे हैं वो तो हमारा भौतिक शरीर है, भौतिक देश है, और जो मानसिक रूप से जहाँ समृद्धि आनी ही चाहिए थी, उधर से धन और साधन और सोच तीनों हटा करके कहीं और चले गए और हम शिक्षा के मामले में कई तरह से पिछड़ने भी लगे। कई तरह से आगे भी आए, मैं फिर कह रहा हूँ। आदरणीय मैं 1 मिनट रोकूंगी, 1 सेकंड के लिए इंटरप्ट करूंगी बीच में। मेरा विषय है वर्तमान शिक्षा प्रणाली, जो भारतीय वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, उस वर्तमान और भविष्य के संदर्भ में बात करनी है। केवल हमें पीछे की नहीं बात करनी है, वर्तमान और भविष्य के संदर्भ, वर्तमान में क्या हो रहा है, भविष्य में कहाँ टिका हुआ, इस पर बात करनी है हमें। केवल विषय ही है वर्तमान और भविष्य। जी, मान लिया लेकिन अगर आप अतीत की तरफ जरा भी नहीं झांकेंगे और यहीं से अपनी रेस स्टार्ट करेंगे तो हम सही दिशा में नहीं पहुंचेंगे। समय सोच रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ। जो हमारी परिस्थितियां आज हैं वो केवल आज से शुरू नहीं हुई हैं। शिक्षा की उपेक्षा बहुत पहले से है। रोजगार शिक्षा, रोजगार शिक्षा, यानी नैतिक मूल्यों की ये जब बात आती है या मनुष्य के नैतिक रूप से सबल होने की जब बात आती है, वो किताबों में तो बहुत थी, लेकिन जीवन में शिक्षा के माध्यम से उधर हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। यानी एक जो कभी स्कूल नहीं गया, हो सकता है जीवन की समझ उसे ज्यादा रही हो। आज जो खूब स्कूल में जा रहे हैं, आपको लग रहा है ये शिक्षित हो रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं या एफिशिएंट हो रहे हैं, टेक्निकल चीजों को समझने के लायक हो रहे हैं, कंप्यूटर को हैंडल करने के लायक हो रहे हैं, आंकड़ों की समझ बढ़ रही है, सूचना का भंडारण हो रहा है। ये तो वर्तमान परिदृश्य है, पर इतना भर काफी शिक्षा के नाम पर मुझे नहीं लगता कि पर्याप्त है। क्योंकि आज जो आप देख रहे हैं कि जगह जगह पेपर लीक हो रहे हैं, ये पेपर आपके आज से लीक नहीं हो रहे हैं, ये पेपर आपके पिछले 20 बरस से लीक हो रहे थे और बड़ा योजनाबद्ध तरीके से धंधा चल रहा था। 20 से आप 25 तक भी ले जाएंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो अगर मैं कहूं कि अमुक सरकार के आने से ये जो कांड होने लगे हैं, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। इसका सरकार से उतना गहरा संबंध नहीं है। सरकार का हमारी शिक्षा नीति की कुछ खास चीजों से संबंध, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन ये जो कांड हो रहे हैं दिन पर दिन, जिसमें आप विचलित हैं, मैं भी विचलित हूँ, देश भी विचलित है, छात्र भी विचलित हैं। ये जो विचलन और विद्रोह की भाषा अब जन्मने लगी है, बहुत समय तक किसी का ध्यान ही नहीं गया। हमने शिक्षा में हो रहे भ्रष्टाचार को, जैसे हम चाय पीते हैं ऐसे हम भ्रष्टाचार को भी पीते रहे। ये अच्छा सही है, बिल्कुल सही बात है। हम पीते रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल मुंह खुलने लगा है, आपका पटल उसे विषय बना करके ले रहा है और ये बात उठ रही है। जब बात उठने लगती है तो ये सोच लेते हैं हम कि हम कभी न कभी और कहीं न कहीं किसी अच्छी दिशा की ओर भी बढ़ेंगे। अगर हम सोच ही नहीं रहे होते और उस चादर को ओढ़ के सो जाते, उसमें चाहे कितना ही मैल होता, धागे कितने कच्चे होते और उसमें कितनी ही थेगलियां लगी होती, और हम कहते बहुत अच्छा है सब कुछ। गनीमत है कि हम आज ये नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है। शिक्षा पर हमारा बजट आज, ये अतीत की बात नहीं, और दूसरी चीजों के अनुपात में कम हो रहा है, क्योंकि रुपए का डिवैल्यूएशन तो हो रहा है। तब एक जमाने में अगर 1 लाख की इतनी कीमत थी तो अब बिल्कुल इतनी सी रह गई, और आपकी शिक्षा को वो धन नहीं मिला। कितने स्कूल आज पहले की तुलना में अगर आप देखेंगे तो अचानक, मैंने वो आंकड़े इकट्ठे किए गूगल की मदद से किए, आपके नीति आयोग की रिपोर्ट मैंने पढ़ी, उसमें दिया हुआ था कि अब 50% से नीचे आ गया स्कूलों में, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। एक जमाने में अगर जो पढ़ रहे थे वो 70% बच्चे सरकारी स्कूलों में जा रहे थे, अब वो घट करके 47% पर आ गए। तो ये है वर्तमान चुनौती हमारे लिए। तो जो वर्तमान में हमारे स्कूल बंद होने लगे हैं, क्यों बंद होने लगे, और प्राइवेट स्कूल उसी अनुपात में इतने ज्यादा बढ़ने लगे कि गांव में एक स्कूल सरकारी
कहीं 1.5 स्कूल सरकारी, और वहाँ बच्चों की संख्या नीचे नीचे और नीचे आ रही है। और उसी के आजू बाजू कुकुरमुत्ते की तरह से बड़े स्कूल भी खुल रहे हैं, बड़ी दुकानें भी खुल रही हैं। ईमानदारी की बात तो ये है, इतनी फीस उन स्कूलों की है कि जो गरीब गुरबा है वो उस फीस को देना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अब आपकी शिक्षा प्रणाली के वर्तमान में 2 तरह की धाराएं हैं, 2 भारत इकट्ठे आमने सामने खड़े हैं। एक वो जो कंपैरेटिवली साधन संपन्न है, या अपने सारे साधन निचोड़कर अपने बच्चों के लिए फीस के रूप में या डोनेशन के रूप में देता है, किताबों के रूप में देता है, ड्रेस के रूप में खर्च करता है, बाकी चाहे खाने को बचे या ना बचे। दूसरा वो समाज है जिसके पास ये सोचने का, सपना देखने का ही समय भी नहीं है, परिस्थितियां भी नहीं है, और वे अपने बच्चों को जो समाज के बचे खुचे, जिसे आप कहते हैं कि गरीबी रेखा के बहुत निकट, वे भेज रहे हैं सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को। अधिकांश जो दृश्य मैंने देखा है उसमें तो मैंने यही पाया है। उन बच्चों के पाँव में अच्छे जूते नहीं है, उन बच्चों के कपड़े भी 1 जोड़ी और 2 जोड़ी से वो लोग बच्चे लगभग काम चला रहे हैं। क्योंकि मैंने पिछले 20 वर्ष में कितने सरकारी स्कूलों में जा करके देखने का सौभाग्य मुझे मिला, चर्चा करने का भी, बच्चों से बात करने का भी, पेरेंट्स से बात करने का भी, अध्यापकों से बात करने का भी, और प्रिंसिपल से भी बात करने का। पाया कि वो सब विवश हैं, कहते थे हमारे हाथ में जितनी पावर है उतना हम कर रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ा झूठ है। शिक्षकों के हाथ में आज से 10 वर्ष पहले भी, 5 वर्ष पहले भी और आज भी जो ज्ञान की पूंजी है वो तो शिक्षक के हाथ में है, शिक्षक के जहन में है। वहां हम किसको दोष देंगे? और वहां अगर शिक्षक की नौकरी है सरकारी स्कूल में और उसे पहुंचना चाहिए, तो 5 में से मुश्किल से समय पर पहुंचने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं की संख्या 5 में से मुझे 1.5 मिली या 2 मिली। 3 आ रहे थे 8 बजे के स्कूल में, 8:30, 9 और 9:30 बजे। प्रिंसिपल साहब या साहिबा वे आ रहे थे अपनी सुविधा से, और आने के बाद कौन क्या कर रहा है, शिक्षा कितनी दे पा रहा है या दे पा रही है, ये एक अलग सवाल है। वर्तमान के, मैं भी सरकारियों पर पहले बात कर रहा हूँ, फिर दूसरे पर भी आएंगे, वाजपेयी जी बताएंगे, मैं भी, आप भी, सब बताएंगे। देखिए हमारे सरकारी स्कूलों में आज से 40 साल पहले भी न लड़कों के लिए और न लड़कियों के लिए, जहां उनको प्राकृतिक जरूरतों के लिए एक कक्ष चाहिए, एक वॉशरूम चाहिए, वो 40 साल पहले भी नहीं था। और आंकड़े बताते हैं कि देश के सरकारी स्कूलों में से 30 से 40% ऐसे स्कूल आज भी हैं जहां लड़कियों के लिए, जिनको लिए सबसे जरूरी है, लड़कियों के लिए एक सेकंड, लड़कियों के लिए जो है वो नहीं है। मैं जिसका नाम नहीं ले रहा हूँ, आप समझ गए, श्रोता भी समझ गए होंगे, दर्शक भी समझ गए होंगे। ये हमारे स्कूलों की एक हालत है। टीचर, जहाँ 4 टीचरों की जरूरत है, अपॉइंटमेंट के तौर पर 4 होने चाहिए कि ये गणित पढ़ाए, एक विज्ञान पढ़ाए, ये पढ़ाए, वहाँ 4 की तुलना में 2, कहीं 1.5, कहीं 1 अध्यापक अध्यापिका है। आप हैरान होंगे, ये मैं बिल्कुल प्रामाणिक आंकड़े जुटा के बैठा हुआ हूँ, किसी को लगे कल्पना से कभी बोल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तीसरी समस्या आती है कि बच्चों की, जहां पहले एक जमाने में एक क्षेत्र में भरा पूरा क्लासरूम होता था, वहां दूर दराज की बात कर रहा हूं मैं, महानगरों की बात नहीं कर रहा हूं, महानगरों का सीन इससे एकदम उलट है। वहां पर बच्चे नहीं है, टीचर जो अपॉइंट कर दिए वो अपनी तनख्वाह ले रहे हैं, और बच्चे ही नहीं है। तो बच्चे कहाँ गए? ना वो पब्लिक स्कूलों में गए, ना वो सरकारी स्कूल में रहे, तो बच्चे कहाँ गए? इस पर किसी का ध्यान नहीं है। आप SIR करा रहे हैं कि वोटर कहाँ का होना चाहिए, कहाँ का नहीं होना चाहिए, उन बच्चों की खोजबीन नहीं हो रही है कि ये बच्चे कहाँ गए। वे बच्चे गए मजदूर माता पिताओं के साथ, जहां उन्हें काम करने के अवसर मिले, बच्चे साथ साथ खिसक लिए और उनका स्कूल छूट गया, उनकी शिक्षा छूट गई। ये परिदृश्य आज का है। इस पर बहुत चिंता सरकारों को नहीं है। सरकारें, चाहे मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी दल की, किसी भी प्रदेश में हो, उत्तर भारत में जितनी तबाही शिक्षा की है उतनी दक्षिण भारत में नहीं है। वहां शिक्षा का जो प्रतिशत है, वहां 90, 95, 98% बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख कर बड़े भी हो गए।
इधर इधर वाले, जहाँ मैं दिल्ली या गुड़गांव में बैठा हूँ, यहाँ प्रतिशत उसकी तुलना में लगभग 20 से 25% पीछे हैं हम। तो इस देश में असंतुलन है। ध्यान जाएगा तो फिर हम रास्ता भी निकालेंगे, और ऐसा नहीं है कि सरकारें रास्ता निकालना नहीं चाहती, लेकिन वैचारिक तौर पर रास्ता निकालना और कर्मठता के साथ उसको अमल में लाना। हमारे पास बहुत अच्छे वो हैं, खोजबीन किए हुए, विचार किए हुए रास्ते, ऐसा करेंगे हम और ऐसा होगा, लेकिन कहा जाता है हो नहीं पा रहा है। ये एक स्थिति है, और किस हद तक सीम कितना गड़बड़ है, क्योंकि ये हम सबका तीनों का साझा मंच इस समय है। तो अब आप बताइए कि मैं चाहता हूँ कि ऐसा न लगे कि मोनोलॉग हो रहा है। जी जी, नहीं जी, ये तो बात हुई कि असमानता की बात हो गई कि समान शिक्षा नहीं है, इस कारण ये समस्याएं बहुत सारी खामियां हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या ये जो किताबी ज्ञान बच्चों को, चाहे वो महानगर के हों चाहे वो सरकारी हों, जहां से भी हों, हम सब सरकारी स्कूल से निकल गए, हम भी सरकारी स्कूल से निकल कर आए हैं, क्या जीवन की चुनौतियों से लड़ने के लिए, व्यवहारिक समस्याओं से संघर्ष करने के लिए, समाधान करने के लिए तैयार कर पा रहे हैं हम, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो? क्या तैयार कर पा रहे? क्या ये जो किताबी ज्ञान है, ये किताबी ज्ञान क्या इनको वर्तमान समय में चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार कर पा रहा है? आप देखिए, हम भी सरकारी स्कूल से पढ़ के निकले हैं, ये अलग बात है 2-3 साल हम गए थे कॉन्वेंट में थोड़ी सी, लेकिन सरकारी से निकले हैं पढ़ करके। यहाँ मुझे लगता है मोस्टली जो जितने लोग जुड़े हैं सभी सरकारी स्कूल से ही जुड़े होंगे, मुझे लगता है। और आपको पता होगा एक समय था जबकि लक्ष्मी सर, एक समय था जबकि क्लास 10th में बच्चे फेल होते थे तो आत्महत्या करते थे, वो रुक गया, वो तो रुक गया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। असमानता की बात तो बिल्कुल 100% है कि असमानता है, समानता नहीं है, और सरकारी स्कूल का भारत और आपका बिजनेसमैन का भारत दोनों एक साथ आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। लेकिन फिर भी क्या हम उनसे सामना कर पा रहे हैं? आदरणीय लक्ष्मी सर, आप क्या कहेंगे? अभी तक बात असमानता की हुई, क्या यह असमानता है आत्महत्या की जड़, या ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसके कारण, इन्हीं कारणों से हो रहा है, बच्चे बौखलाए हुए परेशान है, पेपर लीक हो रहे हैं? क्या आपको मैं आमंत्रित करती हूँ, अपने विचार रखें इस पर। जी जी जी, तो सबसे पहले तो आपको साधुवाद कि आपने इस विषय पे चर्चा रखी, और कितने लोग जुड़े हैं, कितने सुन रहे हैं अभी या कितने बाद भी सुनेंगे, वो एक अलग पहलू है। लेकिन बिल्कुल चर्चा होना जरूरी है, और कोई शब्द, एक भी शब्द व्यर्थ नहीं जाता, ऐसा मैं मानता हूँ। कहीं अपना असर छोड़ेगा। जो उस पार हैं, जो सुन रहे हैं, उनका अभिवादन करता हूँ। और देखिए, मुद्दे की बात ये है, अब आत्महत्या वाली बात पे तो बाद में आएंगे। अभी त्रिलोक जी ने जो बातें बताई, हम नटशेल पहले तो एक परिदृश्य उससे समझना आसान होगा। सवाल ये कि मैं, चूंकि आकाशवाणी की वजह से, जैसे सर्व शिक्षा अभियान चला, उसमें आकाशवाणी की बहुत बड़ी भूमिका वहां रही, और तरह तरह से रही, और हमने वो देखा कि कैसे एक चमत्कार जैसा हुआ। और बहुत जो है उसमें, क्योंकि जो हमारी ये साक्षरता अभियान है, उसको एक ऐसे फाइलों वाला वो तो चलता रहा, ठीक है, किसी तरह अपना हुआ, जो खाना पूरी जैसे मान लीजिए। लेकिन जब वो एक अभियान की तरह चला तो उसके बिल्कुल चमत्कारी परिणाम निकले और बहुत कुछ बदलाव हुआ। मैं जब बाड़मेर में था, वहां के आकाशवाणी के उसके डेपुटेशन पे था, वहां मैंने देखा जगह जगह कैसे ये है। और ये बात मैं कर रहा हूँ आपको 1999 के आसपास की बात है ये। अब मैं इसी वजह से, मेरे रेडियो की वजह से मेरा जुड़ाव हर महकमे से कहीं ना कहीं, किसी न किसी हर अभियान से रहा। तो मैंने देखा कि कैसे सरकारों की कोशिश थी, या सरकार के प्रतिनिधि की, कि एक भी बच्चा न छूटे, एक भी बच्ची न छूटे। और तरह तरह के वो मिड डे मील की स्कीम आई, आप सब जानते हैं। और नई शिक्षा नीति जब आई राजीव गांधी जी के समय, उसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो, तरह तरह की चीजें आई। अब वो कितना चल पाती है, हमारी ब्यूरोक्रेसी, वो एक अलग पहलू, मैं उस पर नहीं जाता अभी फिलहाल।
तो सरकार की एक क्या होता है कि एक दिशा होती है कि भाई वो सरकार चाहती क्या है। सब कुछ नहीं हो सकता मान लिया, लेकिन एक नीयत होती है सर। अब पहले हम जब आजादी के समय तो कुछ भी नहीं था, फिर धीरे 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 ये हम तो उसके भुक्तभोगी, मतलब हमें क्या, मेरा परिवार। नेट प्रॉब्लम आ रही है, मेरे बड़े आवाज भाई नहीं आ साहब रही कहाँ सर। आपकी आवाज रुक रही है, आवाज रुक रही है आपकी। जाते थे, फिर 8वीं के लिए धीरे 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 आकर। हेलो, ये आवाज क्यों कट रही है? हाँ आवाज कट रही है आपकी जी। हाँ, सुनाई तो पड़ रहा है, बोलिए। कुछ या तो नेट का इश्यू होगा मेरे ख्याल। हाँ, नेट का इश्यू है कुछ जी। अच्छा, ये जी, आपके जी, तरफ से कुछ मिनट। इश्यू आ रहा है मुझको। हाँ, ठीक है ठीक है। तो नेट का इश्यू होगा, आवाज कट रही है बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से। कट रही है। दिलोक सर, आपको आवाज कट रही है? पूरी मिल रही है? दिलोक सर, आपको आवाज पूरी मिल रही है? कट रही है। मैं बोल रहा हूँ आवाज कट रही है। वाजपेयी जी की आवाज नहीं कटनी चाहिए। तो खैर नहीं, आपकी तो पूरी आ रही है, आपकी पूरी आ रही है। वाजपेयी सर, आपकी आवाज कट रही है, अब आ गई, ठीक है। नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। कुछ मैं दोबारा जोड़ूं, क्या करूं बताइए, क्या कर सकते हैं? मैं बताइए, रास्ता बताइए। शुरू, चल गया शुरू, स्टार्ट चल रहा है, आ रही आवाज, बोलिए। हाँ। अच्छा, तो हाँ, तो वो नटसेल में मैं सुना देता हूँ। 1 लाख स्कूल हैं जिनमें सिर्फ एक टीचर है, और ये नीति आयोग की रिपोर्ट में भी बात कर रहा हूँ, ये कोई इधर उधर की बात नहीं, नीति आयोग बता रहा है। अब एक टीचर क्या कर लेगा भाई, कितने विषय पढ़ा लेगा, कितने क्लास पढ़ा लेगा, ये सब चीजें मतलब आपको हैरानी होती है कि कोई, अब ऐसा तो जहां ये 1 लाख स्कूल ऐसे हैं तो वहां क्या नहीं है, एमएलए नहीं है, पार्षद नहीं है, सांसद नहीं है, डीएम नहीं है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर नहीं, कौन नहीं है, क्या फंड नहीं है, क्या आफत है बताइए। तो सरकार की इसमें वो समझ में आती है कि क्या मतलब कितनी उसके प्रति उसकी निष्ठा है। 99,000 की बात कर रहे थे, 99,000 स्कूलों में बच्चों के लिए टॉयलेट नहीं है। ये कोई छोटी बात है क्या? कितना खर्चा आ जाएगा, कितनी वो हो जाएगी। यानी कि 10 में से 4 हैं जो ड्रॉप आउट कर जाते हैं, लड़के भी लड़कियां भी, जो उच्च माध्यमिक को भी नहीं पूरा कर पाते। ये भी नीति आयोग की रिपोर्ट है। और 93,779 स्कूल बंद हो गए। अब ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, ये इसमें कई देश समा जाएंगे। तो उनकी टोटल पॉपुलेशन नौरू की 11,000 है, किसी की 34,000 है, किसी के कुछ है, और ये बंद हो गए। और ये बंद होना कोई मजाक नहीं है। जो आपको एपीजे अब्दुल कलाम मिले थे, ये सरकारी स्कूल से ही मिले थे जी। हाँ, ऐसे एक दो नहीं है। देश के बड़े से बड़े वैज्ञानिक, देश के बड़े से बड़े डॉक्टर, सब ये सरकारी स्कूल नहीं होते तो शायद वो आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो अब इसमें से 11,07,101 से घट के 10,13,322 आ गए। 51,000 नए प्राइवेट स्कूल आ गए, जिनका एकमात्र लक्ष्य होता है कितना ज्यादा से ज्यादा मुनाफा घसीट लिया जाए। और वो पब्लिक स्कूल के नाम पे वही कि अपनी मेरे से किताबें खरीदो, मेरे से ये खरीदो, मेरे से वो खरीदो, मेरे से वो खरीदो, उनका धंधा है। शिक्षा से उन्हें कोई लेना देना नहीं, सिर्फ धंधा है। और 25 स्कूल हर दिन बंद हो रहे हैं, आज भी बंद हो गए होंगे, रात के 12 बजे तक हो जाएंगे। सर, मैं कहीं पढ़ रही थी, 1,12,00,000 बच्चे शिक्षा से बाहर। 1 मिनट सर, मैं कहीं रिपोर्ट पढ़ रही थी, कहीं कि ये जो स्कूल बंद हुए हैं सरकारी, उसके पीछे ये कि स्कूलों में बच्चे नहीं हैं, एक टीचर है, बच्चे नहीं है, कई टीचर, ये इस कारण बंद किए गए, ऐसा रिपोर्ट कहीं पढ़ रही थी मैं गूगल पे, नेट पे। ऐसा है क्या? ये तो सुनिए, कोई भी काम किया जाता है, किसी न किसी अच्छे काम का बहाना ही लिया जाता है। जापान का पता नहीं आप तक वो देखा होगा, एक बच्ची थी सिर्फ, वो ट्रेन वहां निकल लिया जापान में, वो ट्रेन वहां तक जाती रही, रुकती रही,
बच्ची को लाती रही, छोड़ती रही। ये होती संवेदना, एक सरकारों की संवेदना मैंने पढ़ा है, अपने लोगों के प्रति। इस बारे में पढ़ा है मैंने। तो इसलिए अब जैसे मैंने कहा ना, बाड़मेर में मैंने प्रत्यक्ष, मैं तो बता रहा हूँ आपको, बाड़मेर लोग वो और जा जाके उनके माता पिता इस बार आपने लोकेशन चेंज की है क्या? तरीका है। आपने और सर आपने लोकेशन चेंज की है? आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। आपने लोकेशन चेंज की है क्या इस बार? कभी तो नहीं कटी आज तक, पहली बार कट रही है आपकी आवाज। क्या नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, वो नेट नहीं कुछ नहीं किया है। पता नहीं, मैं तो यहीं बैठता हूँ हमेशा। तो अब भगवान जाने, नहीं कोई लोकेशन भी नहीं बदली है। जी। और इसी तरह देखिए, एक सर्वेक्षण और आया जी, एक सर्वेक्षण और आया था। मैं प्रांत का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुद्दे पर बात हो और फिर वही प्रांत लेंगे तो फिर कौन सी सरकार, किसकी सरकार, उससे कोई लेना देना नहीं। अब सर्वे क्या कहता है, 81,568 क्लासरूम थे, वो बड़ी बुरी हालत में थे। ये उस प्रदेश का जो सर्वेक्षण था। 67,000 से ज्यादा स्कूल जो है ना, उसमें फर्नीचर का इश्यू था। ये सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं। 15,651 स्कूलों में कोई बिजली नहीं। अब बिजली नहीं होगी तो कंप्यूटर वहां क्या होगा, और कंप्यूटर नहीं हुआ तो आज का बच्चा कहाँ वो दुनिया के कहाँ मिटेगा। यहाँ भी वही था, 2800 के करीब वही बच्चियों के लिए टॉयलेट नहीं। और ये यानी 10,000 के आसपास टॉयलेट थे, लेकिन बंद पड़े थे बच्चियों के, और करीब 12,000 बच्चों के शौचालय बंद पड़े थे, और 40,000 के आसपास जिनमें कोई बाउंड्री वाल नहीं। मतलब ये सरकारी, और 5,600 जर्जर भवन थे। आपको पता है दीवारें कितनी, छतें गिरी हैं और किसके बच्चे अब तक मर चुके हैं। ये जो स्थितियां हैं, ये खतरनाक। दूसरी बात ये है, अब जैसे अभी पेपर लीक की बात थी, क्या होता है कि 20 साल पहले भी होता है, वो तो उससे चीज डाइल्यूट होती है। देखिए, मैंने तो एमएससी तक किया, हमने तो कभी, और अखबार पढ़ने का सिलसिला है कि मैं 65 से पढ़ रहा हूँ। जब कक्षा 6 में पढ़ता हूँ तब से पढ़ रहा हूँ अखबार। और बीच में तो ऐसा आया कि, और 20 साल से IAS IPS के इंटरव्यू लेना, जनरल नॉलेज को बहुत मजबूत रखना पड़ता है। तो ठीक है, एट रैंडम कभी घटनाएं हो जाती थी और उनकी सजा मिलती थी, क्योंकि इसमें पर्चा बनाने वगैरह में कहीं प्राइवेट एजेंसियों का कोई दखल नहीं था। तो मुद्दे का इश्यू ये, अब आपने एक वो बना दी NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका आप पढ़िए, उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसकी जवाबदेही क्या है, ये सब पढ़िए थोड़ा सा। अब पैटर्न बन गया है। देखिए, इतना हंगामा हुआ, 22 लाख बच्चों का भविष्य, और उनके साथ एक बच्चे के साथ हम 10 लोग भी जोड़ दें, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन वगैरह वगैरह, सब तो 10-15 लोग तो जुड़ ही जाते हैं। कितने करोड़ परिवार प्रभावित हुए। लेकिन उसके बाद CBSE में दिक्कतें आई। जी हाँ, अभी CBSE का भी चल रहा है समस्या। लेकिन उसके बाद सिलसिला रुका। इतना हंगामा होने, दर्जनों बच्चों की आत्महत्या के बावजूद महाराष्ट्र में पेपर लीक हुआ ना, अभी फिर वहां हुआ राजस्थान में। यानी एक पैटर्न बन गया, ये उद्योग बन गया है। सबसे बड़ी बात, पहले होते होंगे रैंडम हुए तो उनको बाकायदा उसका बंदोबस्त हुआ, लेकिन अभी एक पिछले तो 10 साल में जिस तरह से वो एक पैटर्न बताता है कि शायद अब हो ही नहीं सकते इस देश में कोई, मतलब बिना लीक के कोई परीक्षा क्या हो ही नहीं सकती क्या। ये संकट, चिंता का तो विषय, संकट ये भी है। देखिए, बहुत सारे जैसे जो मेरी चिंता का विषय, चिंता का विषय ये है। हाँ, सबसे बड़ी चिंता यही है। 2-3 बार अब 12th के एग्जाम में देखिए कितनी खामियां निकलनी, बच्चों कक्षा 8 के बाद मुझे, हाँ, मैंने अभी तो कहीं तो राजस्थान में तो आंसर शीट साथ में दे दी, बताई उसकी जगह, वो सब तो वही है। अब टेक्स्ट बुक उड़ीसा में निकली, 1600 गलतियां पाई गई हैं किताबों में, 1600। अब वो न्यूटन या किसी आइंस्टीन वैज्ञानिक, उसको पायलट बताया जा रहा। अब ये सब तो हो रहा, वो सब छोड़िए, वो भी भयंकर है, वो बहुत सारी बातें हैं। लेकिन जो पढ़ाई हो रही है उसमें देखिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि जो बेरोजगारी, उसमें 83% युवा है। तो आपको देश के में युवा शक्ति को इस तरह आपको आगे लाना चाहिए था कि हम दुनिया के बहुत आगे बढ़े देश बने होते।
अगर हमने अपने यूथ पावर को इस तरह चैनलाइज किया होता, बजाय इसके कि वो जाके वो स्विगी जोमेटो में जाके जाके बेचारे वो दूध बांट रहे हैं, तो ये बांट रहे हैं, डबल रोटी बांट रहे हैं, ये कोई वो तरीका नहीं है। मतलब वो तो ये और 50% जो पढ़े लिखे युवक हैं, एक सर्वे बताता है कि वो इस लायक नहीं कि वो रोजगार में मतलब कर सके। फिर वही बात है, वो भी एक सर्वेक्षण आया कि वो जो वो किया बिहार का हुआ कि कक्षा 2 की किताब को आधार बनाया गया, तो पता चला कि कक्षा 5 वाले भी उस किताब को नहीं पढ़ पा रहे हैं। कितने बच्चे हैं जो जिनकी गणित में जो स्थिति विचित्र है, कितने ग्रामीण बच्चे हैं जो वो वही, तो वो सर्वेक्षण भी और भयानक है कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं और उनमें उसकी दक्षता क्या है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं। वो भी एक सर्वे हुआ कि 900 टीचर करीब जो है उन पर किस किस तरह के उनके अपराध थे, कुछ अपराध गंभीर वाले भी थे, कुछ तरह के अपराध कुछ जिनको सजाएं भी मिली है। तो पूरा जो परिदृश्य बनता है वो थोड़ा हमें चिंता में डालता है। बात ये है, और जिस स्कॉलरशिप वजह, देखिए मैंने कक्षा 8 पास की, उसके बाद नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप मिले, भारत सरकार से मिल गई नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप, जो मैंने परीक्षा दी थी, और उससे मैं एमएससी तक आराम से पढ़ गया, फीस लगी नहीं कभी। तो हमारी तो वो तो मुझे स्कॉलरशिप मिलती तो मेरे घर के भी, अगर वो नहीं मिलती तो मुझे मालूम नहीं, बंद कर दी गई। इतना बड़ा उसमें खर्चा हो रहा था कि वो बंद कर दी गई। तो ये बड़ा खतरा, ये भी एक पैटर्न बहुत अच्छा नहीं है। और एक नेशनल लोन स्कॉलरशिप मिलती थी जो हर जरूरतमंद को मिल ही जाती थी, वो भी मेरे परिचितों में स्कॉलरशिप, लेकिन सरकार इतनी उदार थी कि उन्होंने कभी उसकी वापसी के लिए कोई उस तरह का वो नहीं किया। ये चिंता की बात है। और जो शिक्षा में चिंता की बात यह है, देखिए मेरा बेटा डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर है, 15,000 शायद उसकी फीस थी पूरे साल की। अभी जो प्राइवेट वाले जो आ गए हैं वो लाखों में है पर मंथ, और वो करोड़ों में जा रही फीस। कैसे लोग डॉक्टर बनेंगे भाई? और जब वो डॉक्टर इस तरह बन के आएगा तो वो क्या सेवा करेगा? वो सेवा में जुटेगा या वो अपना जो पैसा निकालने की कोशिश करेगा? तो ये जो तो पूरा जो परिदृश्य है वो हमें थोड़ा परेशान करता है। सैनिक स्कूल जिसको रक्षा मंत्रालय चलाता था, जिनकी अपनी एक वो थी, और वो अब वो प्राइवेट उनको दे दिया गया है, वो भी एक चिंता का पहलू है। जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वाइस चांसलरों के, प्रोफेसरों के, वो योग्यता उनमें कितना है, वो उस पर गहराई में जाकर विचार करें तो वो भी एक चिंता वाला पहलू है। बहुत सारे प्रसंग मैं यहाँ बताऊंगा नहीं, जो व्यक्ति में जिनसे परिचित हूँ, नहीं हर बात सामने नहीं की जा पीएचडी के लिए इंटरव्यू में क्या क्या हुआ और कैसे, हर बात जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है, तो ये परिदृश्य जो हमें चिंतित करता है कि सरकार को चाहिए कि हमारे एक तो बुनियाद सही हो, बुनियाद सही करना बहुत जरूरी है कि हमारी प्राथमिक शिक्षा वो बहुत सही हो, फिर इसी तरह आगे चलते जाए, ड्रॉप आउट्स नहीं हो। और ये जो बच्चे बाहर हैं, जो निरक्षर हैं, वो क्या करें? बाल मजदूरी नहीं खत्म हो पा रही है, इसलिए नहीं खत्म हो पा रही है कि अगर वो पढ़ें, उनको साधन मिले, पढ़ें और रोजगार मिले, इसीलिए मिड डे मील स्कीम लाई गई थी। तो फिर के वहीं हम करीब करीब पहुंचे जा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की हैसियत नहीं माँ बाप की, गरीबी इतनी ज्यादा है, अभी भी करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो अब वो जो कम से कम कोई किसी का बच्चा जो है जो बहुत गरीबी में का परिवार है, लेकिन एक बच्चा निकल जाता था आगे और वो परिवार की स्थितियां बदल देता था। अब उस तरह की चीजें बहुत आगे जाके कैसे वो आगे जाके एमबीबीएस करे। आवाज कट रही है, फिर कट रही है आवाज। आज नेट की प्रॉब्लम हो रही है, उनको लग रहा है। नहीं, साजिश है ये कोई साजिश है वाजपेयी जी की आवाज को काटने की, यकीन मानिए। ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी, साजिश चल रही है, वाजपेयी जी कुछ बोल ना पाए। नहीं, वो फिर भी बोलेंगे, आवाज काट लीजिए आप, इनकी आवाज को काट कर भी नहीं काट पाएंगे। नए अंकुर वाजपेयी जी आपको चुप नहीं किया जा सकता है। आपकी आवाज कट रही सर, बहुत बुरी तरह से आवाज दब गई, रुक गई। नहीं मैं यही कह रहा था कि देखिए फिर कट गई। जब आप कुछ कहते हैं तो कट जाती है, और जब नॉर्मल बात बोलते हैं जी मैं, तब तो ठीक होता है।
यही तो बात है, सारा खेल यही है। सारा खेल यही जो है। जब कोई आवाज उठाएगा तो ये हाँ, इवन यहाँ पे हम लाइव भी नहीं करवा सकते हैं, आवाज ही कट जा रही है जो जिससे हम सुनना चाहते हैं कुछ। हाँ, तो कुल अभी जो सर, हाँ शायद आई, आवाज आई, पता नहीं अरे एक मिनट, मोबाइल डाटा भी ऑन कर लिया मैंने। चलिए मोबाइल डाटा भी ऑन कर लिया, शायद उससे कोई फर्क पड़ेगा। पड़ेगा सर, पड़ेगा जी, पड़ेगा जी जी जी। तो वो मैं कह रहा था कि देखिए, और थोड़ा आगे चलें तो दुनिया के, देखिए क्या होता है कि हम बात कर रहे हैं विकसित भारत का। इस वक्त जो सबसे बढ़िया नारा चल रहा है, जो बहुत टीआरपी जिसकी बहुत हाई नारे की, वो है विकसित भारत। क्या हम विकसित भारत बनेंगे? सोचने की बात ये है, देखिए कि जो विकसित देश कैसे होते हैं और वहाँ क्या स्थितियां होती है। जापान जो है ना, कितना आबादी के हिसाब से कितना छोटा देश, हमारे तो 5 गुना उससे ज्यादा आबादी होगी कम से कम, लेकिन वहां पे 800 से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं। और इस तरह हम सोचे तो हमारे पास तो कम से कम जो है 9600 9600 यूनिवर्सिटी होनी चाहिए कायदे से, है कितनी आप पता करिए। और यूएसए को देख लीजिए आप, अब वो भी तो हमसे 1/3 है आबादी के हिसाब से, लेकिन वहां 4000 के आसपास विश्वविद्यालय। तो वहां भी हम कहीं नहीं है, मतलब उस तरह से सोचें तो। और हमारा जो आईआईटी, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हमारी है, तो कोई 100, जब रेटिंग आती है तो 200 में से कोई एक नहीं होता, कभी 100 में कोई एक नहीं होता, कभी 300 की रेटिंग आई तो हम 100, कोई 28 नंबर पे है, कोई 152 नंबर पे है, कोई इतने 300 इतने नंबर पर है। ऐसे तो हम तो अगर दुनिया की सबसे बड़े डेमोक्रेसी है तो हमें वही होना चाहिए, टॉप पे ही मतलब होना चाहिए। विकसित भारत वाली नारेबाजी से तो नहीं बनेंगे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इस तरह की जरूरतें, शिक्षा मजबूत होगी, हमारे उस तरह के लोग होंगे। और सारे, अब इसमें है क्या, पाठ्यक्रम में जिस तरह, अब डार्विन को आपने हटा दिया, साइंटिफिक संविधान कहता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये लिखा हुआ है कि कोई भी सरकार आए उसको वैज्ञानिक मानसिकता का विकास करना चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर का। और साइंटिफिक टेम्पर का ये हम विकास कर रहे हैं कि हम इसमें कुछ बोले हमारे यहाँ तो पड़ेगा भाई, तो वो ठीक है, हम भी गर्व करते हैं, गर्व करना चाहिए। तो वो तो ठीक है, अतीत पर गर्व करें हम कि हमारे मान में हम क्या कर रहे हैं, हमारी संस्थाएं क्या कर रही हैं, हमारे R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे 0.6% या 0.7% के बीच में हम खर्च कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, फिर कैसे बात बनेगी? तो ये वाली बात है कि पूरा परिदृश्य जो है उसमें शिक्षा पर उस तरह का कोई जोर या लोग युवाओं कोई चिंता, ये सारी चिंताएं हमें नजर नहीं आती उस तरह से। तो वो ये हमारे लिए है कि पूरा शिक्षा का जो शिक्षा जगत, पूरी शिक्षा व्यवस्था का जो परिदृश्य है वो कहीं ना कहीं हमें निराश कर रहा है। और भविष्य के लिए फिर हम ऐसे तो मतलब कैसे विकसित राष्ट्र बनेंगे, कैसे हमारी युवा कर पाएंगे, कैसे हम, जो हमारा तो देश अभी भी गाँव में है ना, अभी तो ऐसा तो नहीं कि सारा पूरा भारत में अब गाँव खत्म हो गए, तो वहां तक कैसे क्वालिटी एजुकेशन है बहुत सीमित स्तर पे है। ये भी बहुत पुरानी बात है, क्वालिटी एजुकेशन का आंदोलन आज से मतलब आवाज उठी थी 40 साल पहले से, तो उस पर काम भी हुआ और कुछ हुआ, लेकिन वो क्वालिटी एजुकेशन वहां तक नहीं पहुंची। हमारे जितने बड़े बड़े जो मंत्री वगैरह, उनके बच्चे आप सब देखिए विदेश जा रहे हैं। भाई अगर हम ऐसा भारत बनाए कि हमें विदेश ना जाना पड़े, तो नालंदा की बात करेंगे, पाटलिपुत्र, वो तो बहुत अच्छा, बड़ी महान बात थी। लेकिन अभी क्या है, हमारे जो है अब कोई यहाँ पर एवेन्यूज नहीं मिलते, तो हर बच्चा जो है जो अच्छा बच्चा है, मतलब है जो शिक्षा के क्षेत्र में जिसने कोई बहुत बड़ा काम, मतलब एक उपलब्धियां हैं, जिसकी बहुत गुणी है बच्चा, बहुत अच्छे मार्क्स लाता, वो भाग जाता है यूरोप में, भाग जाता है अमेरिका में। तो भारत का क्या होगा फिर? वही ब्रेन ड्रेन, यानी 50 साल पहले भी ब्रेन ड्रेन था, 60 साल पहले भी था, अभी भी है। तो फिर ये सब जो हुआ क्या, मतलब बदलाव क्या हुआ, ये सोचने की बात।
तो लब्बो लुआब ये है कि 2-3 बातें उभर के आई आप लोगों की बातों से कि पहली तो नियत ही में कहीं खोट नजर आ रहा है हमारी सरकार की। दूसरा, अब मैंने तो बहुत खुला बोल दिया, पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता ये लाइव चलेगा कि नहीं आगे। सुनिए, नियत में खोट हो नहीं हो, लेकिन एक चिंता की बात है कि चिंता होनी चाहिए भाई अब सही दिशा। क्या बोलूं, मोटी बात ये कि जितना खर्च करना चाहिए शिक्षा पे, वो शिक्षा पे नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, गुणवत्ता में प्रॉब्लम आ रही है। ये सारी चीजें 2-3 चीजें मिला करके भाई बच्चे तो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो एग्जाम दे रहे हैं, तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, लेकिन उनके जड़ में क्या सिंचाई हुई है, प्रश्न यहाँ उठता है। उनकी सिंचाई कहाँ हुई है, कैसे हुई है, प्रश्न यहाँ उठता है। चाहे वो सरकारी स्कूल के हों, चाहे प्राइवेट स्कूलों के हों, है ना। मुझे तो किसी का चेहरा क्लियर दिख नहीं रहा है क्योंकि बहुत हैंग किया हुआ, मेरा सारा कुछ रुका हुआ है, बस मैं बोल रही हूँ। किसी का कोई एक्शन कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो अब ये है कि आवाज बढ़िया आ रही है, बट यहाँ सब रुका हुआ है, तो हम रुके हुए हैं पूरी तरह से। लेकिन अब ये है प्रश्न कि जितनी तेजी के साथ हमारी शिक्षा नीति, एजुकेशन पर्सनलाइज होती जा रही है, जिसको कहते हैं व्यक्तिकरण, और टेक्नोलॉजी होती जा रही है, प्रौद्योगिकी होती जा रही है, यानी उसी की ओर हम बढ़ रहे हैं, दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, उसी की ओर पूरी तरह से हम उसको डेवलप करने में लगे हुए हैं। तो क्या भविष्य की रूपरेखा ये टेक्नोलॉजी तय करेगी? प्रश्न ही उठता है। जी सर, त्रिलोक सर, भविष्य की रूपरेखा क्या ये टेक्नोलॉजी और ये पर्सनलाइजेशन तय करेगी? कुछ चीजें ऐसी हैं जो समय तय करता है, और समय की जो दिशा है इस समय वो तकनीक के साथ बढ़ रही है आगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और खुशी की बात ये है कि जो आज जो नौजवान है, आज जो 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा में पढ़ रहा है या पढ़ रही है बच्ची, या जो 3री 4थी में पढ़ रहे हैं बच्चे, या जो अभी नर्सरी में बच्चे हैं, आप हैरान होंगे तकनीक के मामले में। कक्षा 3 की बच्ची घर में 2 की बच्ची मुझ जैसे आदमी से आगे है। ये एक सक्षमता है। मैं इसको इस तरह नहीं देखता कि ये तकनीक क्यों आ गई। तकनीक हर जगह आई, हम तकनीक का इस्तेमाल कहाँ नहीं कर रहे हैं। मोबाइल पर जो हम इस समय काम कर रहे हैं वो तकनीक के ही सहारे है, इसमें कोई दो राय नहीं। तकनीक ना होती तो हम बात ही नहीं कर पाते। जो नई पीढ़ी है वो तकनीकी दृष्टि से अपने से पहले वाली पीढ़ी से कहीं आगे है। एक जो विचार की दुनिया है, क्योंकि मैं 36 वर्ष अध्यापक ही रहा और अभी भी उसी रास्ते पर हूँ कि लोगों से मिलूं और बात करूं जैसे आपके साथ हूँ। तो जो आज जो बच्चा है या बच्चे हैं या बच्चियां हैं, वे बहुतायत में मुझे निराश नहीं कर रहे। आपको हैरानी होगी, मैं कहता हूँ ना, घबराने की जरूरत नहीं है। माना के रास्ते में, नदी के रास्ते में पत्थर थोड़े ज्यादा आ गए और अपने आप नहीं आए, पत्थर गिराए गए हैं। कहाँ कैसे गिराए गए हैं, मैं तो क्योंकि सीधा बोलने के लिए ही बदनाम हूं, तो मैं बता दूं आपको, आपकी पाठ्य पुस्तकों में इतने अंधविश्वास, साजिशन घोले जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, उस वैज्ञानिकता के लिए जो आप बात कर रहे थे वाजपेयी जी, वैज्ञानिकता की तो हत्या हो रही है। एक व्यक्ति में जो साहित्य अब किताबों में, खास करके सरकारी किताबों में परोसा जा रहा है, उस साहित्य में अगर एक समय में वियोगी हरि थे, एक समय में मीराबाई थी, वे सब गायब है। तुलसी और सूर भी गायब है, लेकिन मानिए इसके अलावा वहाँ ये देखा जाता है कि कोई ऐसी पंक्ति तो नहीं आ गई किताब के किसी पाठ में जो बच्चे के दिमाग तक किसी चिंगारी को पहुंचाने में सहयोगी हो। छान छान के देखा जाता है। दो, फिर जो किताब छप के आती है वो छलनी तो हो गया, वो तो आपने छान लिया। जो शिक्षक चुने जा रहे हैं, मैं गया एक महाविद्यालय में भी, कोई 2 महीने पहले की बात है, मुझे नाम लेने में कोई संकोच नहीं, आप अनुमति देंगे तो लूंगा, वरना नहीं। वहां गया, किरोड़ीमल कॉलेज में मैं गया, कोई किसी किताब पर चर्चा थी, तो उनको लगा कि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा सा हूँ तो कुछ बोलूंगा। मैं नहीं बोला, फिर भी मुझे लगा कि यहाँ मेरी कोई सुनेगा नहीं, सहेगा नहीं मुझे। 8 नए अध्यापक अध्यापिकाएं रखे गए थे एक विशेष विभाग में, और जब वो बैठे थे और मैंने जरा सी कोशिश की कि आवाज
वो बुलंद करने और सच बोलने की तरफ देखूं तो सही कि क्या इनका दृष्टिकोण है। तो वहां से एक अच्छी आवाज आई, मतलब मेरे लिए घटिया और समाज के ढांचे के हिसाब से अनुकूल आवाज आई कि सर बोलना तो चाहिए लेकिन किसी के विरोध में नहीं बोलना चाहिए। तो जो इतने बढ़िया मानसिक सांचे के लोग आप शिक्षा व्यवस्था में बतौर शिक्षक या शिक्षिका भर्ती कर रहे हैं जो सत्ता को सूट करें, एक मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ, वो मैं वहां रहा 2-2.5 घंटे और मैंने देखा हम कहाँ जा रहे हैं। यानी जो शिक्षा दे रहा है उस शिक्षक की सोच ही, निष्ठा ही सत्ता की तरफ है और सत्ता के भी एक खास विचारधारा की तरफ है। मैं कहूँ कि भगवाकरण की तरफ है, इससे खतरनाक कुछ और नहीं हो सकता। ये खुल के बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा शिक्षक भी कहीं ना कहीं डरा खुल के नहीं बोल सकता। नहीं है, डरा हुआ आदमी तो फिर भी सहा जा सकता है। मौका परस्ती और प्रसाद पाने की इच्छा, ये जो लाल टपक के आ गई ना सड़कों तक शिक्षा में, ये सबसे भयानक है। एक दूसरी जो ज्यादा बड़ी दुर्घटना हुई शिक्षा में, वो पाठ्य पुस्तकों को लेकर हुई, शिक्षकों के चयन को लेकर हुई। तीसरे जो गैर सरकारी स्कूल हैं, मैं उनसे तुलनात्मक दृष्टि से कम निराश हूँ, सरकार से ज्यादा निराश हूँ। उसका कारण है जो जहाँ बच्चे नहीं थे, टीचर नहीं थे, सो तो हमने जिक्र किया। जहाँ एक कक्षा में 80 बच्चे और बैठने की जगह 35 और 40 और 45 की, और ये तो कमरा हुआ इस हालत का। तो उसके बाद बरामदा खाली पड़ा है, बरामदे में भी 80 बच्चे बैठे हुए हैं। आप मुझे बताइए, अंदर वाला शिक्षक या शिक्षिका जब पढ़ा रहे होंगे और बाहर वाला भी पढ़ा रहा होगा तो बच्चों तक किसकी आवाज पहुंचेगी? ये जो स्थितियां देखी मैंने दिल्ली के अंदर देखी, आप राजधानी कह रहे हैं, नजफगढ़ के स्कूलों में देखी, तो जब बताने की बात है तो ईमानदारी से बतानी चाहिए। फिर आगे एक डायरेक्टर साहब, नाम उनका मैं जान के नहीं ले रहा क्योंकि फिर वो व्यक्तिगत हमला हो गया, हम चाहते भी नहीं, हम सबके प्रति सम्मान है। उन्होंने पूछा कि देखिए हमारी शिक्षा व्यवस्था ने कितना चमत्कार कर दिया, रिजल्ट कहाँ से कहाँ आ गए। और मैं वहां पर तथाकथित जो रिसोर्स पर्सन होता है एजुकेशन का, उस रूप में था। तो मैंने कहा आदरणीय एक बात बताऊं, आपके आने से पहले आपके शिक्षक बता रहे थे, शिक्षिकाएं बता रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि वो मुझसे खुल के बात कर सकते हैं कि रिजल्ट को बेहतर दिखाने के लिए हम बच्चों से परीक्षा केंद्र में नकल हम कराते हैं, और हम अकेले नहीं कराते, हमारे प्रिंसिपल साहब या साहिबा भी करवाते हैं। इस तरह आपका विकास हो। शिक्षा में इस हद तक जड़ों में मट्ठा डला हुआ है, और मैं साक्षी हूँ। मैं कबीर कहते ना, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखिन की देखी। तो आंखों देखी का हाल तो बड़ा ही भयानक है। वाजपेयी जी ने तो बरसों सुनाया आकाशवाणी से परेड का हाल। वो जो दूसरी परेड वाजपेयी जी में तो देश भर में यूं मानो कि 20 बरस यही दुष्कर्म मैंने किया शिक्षा को लेकर के, कि आज यहाँ और कल वहाँ। लोगों ने कहा तुम्हें पैसा मिलता है इसलिए तुम। दुर्भाग्य ये है कि हम सब यहाँ पर शिक्षक ही जुड़े हुए हैं, शिक्षक हैं हम, और हम उससे परेशान हैं। हम सब शिक्षक ही यहाँ बैठे हुए हैं और पता है कि जड़ में मट्ठा पड़ा हुआ है, और हम मतलब बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है सब जानते हैं। उसके बाद भी आत्महत्या, ये क्या कम आत्महत्या है कि आदमी अपनी जुबान ही ना खोले, और क्या पाने के चक्कर में सर ही झुका लगे। ये याद करें तो सबसे बड़ा खतरनाक है मौन, है ना। मौन क्या, गर्दन यूं ही रहती है, मौन रहे तो मैं समझ लूं। वो जो भूखा कुत्ता होता है ना, जो गर्दन यूं हिलती रहती है, वो दृश्य मैंने देखा, और लेकिन सब जगह नहीं था। लेकिन सर समस्या ये है कि ये जो रेशियो बढ़ता जा रहा है, सुसाइडल रेशियो बढ़ता जा रहा है, क्या हम बच्चों, आज प्रश्न ही पर आगे फिर अटक गया कि मट्ठा तो पड़ा हुआ है एजुकेशन में पूरी तरह से, शिक्षक भी शायद उतनी गुणवत्तावादी नहीं है, इसीलिए सब हो रहा है कि बच्चों को क्या हम जीवन की चुनौतियों से लड़ने के काबिल बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जी मैं एक मिनट जी सर जी बताइए। देखिए बड़ी सीधी सी बात है। आप सोचिए, मैं तो जीवन भर जब से मैंने लिखना शुरू किया है, ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा दर्द, बहुत बड़ा सरोकार है। और भारतीय मीडिया में 1996 96 में ये मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई पर,
आपने किसी मीडिया में कहीं नहीं इस पर विषय पे कोई गंभीर तरह से नहीं देखा होगा। तो सवाल ये है कि देखिए, ये जो जैसे आप करिए, वो चिंता मेरी भी है, लेकिन आप कल्पना करिए, एक बच्चा साल भर अपने परिवार से दूर रहता है और अपनी बड़ी माँ बाप ने कर्ज ले रखा है, उस पे कर्ज का बोझ भी है, और वो सारा इतनी कुछ करने के बाद जब परीक्षा देने जाता है तो पेपर कैंसिल। उस मनस्थिति को सोचिए आप, उस बच्चे की, उसके परिवार के बोझ की। अब उसमें मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, तो उसमें बेचारा क्या करे, ऐसी परिस्थितियों में बच्चा ये सब करने के लाचार हो जाता है। और ये भी सही है कि हमने कहीं भी अपनी पढ़ाई में किसी तरह की नैतिक शिक्षा या उसका कहीं बंदोबस्त रखा नहीं है, ये भी एक संकट की बात है। पहले अलग से होता था। नहीं, मेरे स्कूल में मैंने वो क्लास अटेंड किए हैं, एक हर हफ्ते में एक क्लास होता था मॉरल एजुकेशन का, उसके नंबर नहीं जुड़ते पर होता था, मैंने अटेंड किया है। हमने आपने तो किया ही है, हम लोग के बच्चों ने भी किया जो बड़े हो गए, उनके भी उसमें था। अब जैसे सर ने कहा अभी कि कबीर हटा दिए गए, मीरा हट गई, प्रेमचंद हट गए, ये हट गए, वो हट गए, डार्विन हट गए, तो बच्चों को नैतिक शिक्षा मिले तो मिले कहाँ से, प्रश्न ये उठता है, कहाँ से ये भी सही बात है। उनको नैतिक शिक्षा मिले तो कहाँ से मिले। और नैतिक शिक्षा जीवन से लड़ने की शिक्षा देता, जीवन से लड़ने की, समस्याओं के समाधान की कहाँ से आएगी शिक्षा उनको, क्योंकि एक माता पिता केवल और टीचर अगर अपने मॉरल एजुकेशन पे बात करता भी है तो व्यक्तिगत रूप से कितनी देर कर पाएगा, जब तक उसका एक विषय ना रखा जाए, एक इन सब चीजों को हटा दिया जाए। जैसे सर ने कहा कि पूरा पाठ्यक्रम बदल गया है, तो हम भी जानते हैं पाठ्यक्रम बदल गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी ऐसा लेसन नहीं है जहां पर कि बच्चों को अंदर से पुशअप करता हो, उनके स्ट्रॉन्ग यानी सुदृढ़ बनाने वाला कोई लेसन नहीं रह गया है। क्योंकि हम लोग जब पढ़ा करते तो बहुत सारे लेसन ऐसे हुआ करते थे, तो बच्चे भी कहीं ना कहीं कमजोर हो गए इन्हीं कारणों से। एजुकेशन तो बहुत बड़ी आपकी सुदृढ़ता प्रदान करता है ना व्यक्ति को सोचने के लिए, विचार करने के लिए। तो विचार करने की जो क्षमता है ना, उसे कम कर दिया गया है। अब वो क्यों, लक्ष्मी सर जानते हैं कम हुआ है, क्यों कम हुआ है। जी सर, कंटिन्यू करें, मैं बीच में बोल देती हूँ, कंटिन्यू करें। कोई बात नहीं, हम साझी, हम परिवार की तरह बैठे हैं यहाँ, कोई ऐसा नहीं है कि मिनट बटे हुए आपस में, कोई बंटवारा नहीं। हाँ बोलिए सर। हाँ नहीं, जी बिल्कुल। नहीं, मैं ये कह रहा था, जब हर्षवर्धन जी शिक्षा मंत्री, मैंने उनसे कहा कि भाई आप एड्स वगैरह पे ये सब बहुत खर्चा कर रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन हल हो गई थी और बच्चों के सुसाइड का सिलसिला शुरू हो गया था। उनसे मैंने कहा था कि भाई आप स्कूलों में वो क्यों नहीं बंदोबस्त। उन्होंने हमारी बात न केवल सुनी हर्षवर्धन जी ने, बल्कि उसके लिए पहल की, और स्कूलों में कई जगह पर वो कंसल्टेंट आ गए जो बच्चों को एक मतलब मनोवैज्ञानिक सलाह देते थे। अब उसके बाद आगे जाके क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि परिवार देखिए टूट गए, परिवार टूट गए, कहीं से कोई परेशानी हो तो घर पे आओ तो फिर चाचा और चाची और सब पूरा परिवार जुट जाता था, मामा मामी। अब वो बच्चा अकेला करे तो क्या करे, माता पिता मतलब वो भी खाली बच गए, उस तरह के परिवार अब रहे नहीं। तो वो एक अलगाव जो इस तरह पैदा हुआ है महानगरों में, उस तरह नगरों में, तो ये भी तो एक बड़ी वो एक अलग पहलू है, उस पर एक अलग विषय पे विचार करने की जरूरत है कि पहले से ही सामाजिक ढांचा टूटा हुआ है और उसमें शिक्षा व्यवस्था जो है वो कहीं न कहीं कई बार साझेदार बन जाती है। जी त्रिलोक जी। चंचल जैन जी, सर हमें तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, हमें तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा क्या आ रहा है, किसका क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, खेल को खत्म करना होगा। चीजों में बदलाव लाने के तरीके हमेशा होते हैं, और मैं पल्ला झाड़ कर नहीं बैठ सकता कि ये तो सरकारी बहुत निकम्मी आ रही है, एक के बाद एक, ये कुछ नहीं करेगी और हम क्या करें, हम तो लाचार प्राणी हैं। हम लाचार प्राणी नहीं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ। अगर एक शिक्षक या शिक्षिका ने ये मान लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकती या मैं कुछ नहीं कर सकता, ये एक तरह से ये मान लो कि मानसिक रूप से हमारा क्षरण है। ये जो बच्चे आज की आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं पहले की तुलना में ज्यादा। पहले अपेक्षाएं माता पिता इस तरह नहीं करते थे कि बेटा टॉप पर आना है और टॉप पर ही रहना है,
और जरा सा पाँव फिसलते ही इतना दबाव नहीं बनाते थे, इस आँख से नहीं देखते थे बच्चे को, तो गुड फॉर नथिंग है। उन्हें ये डर है कि माता-पिता तक, औरों की बात छोड़ दीजिए आप, सोसाइटी, पड़ोसी, पड़ोसन, मामा, ये वो क्या सोचेंगे, माता-पिता तक यूँ देखते हैं और वो देखना शब्दों से भी ज़्यादा घायल करने वाला होता है। और बच्चा सोचता है अब मैं जीऊँ तो कैसे जीऊँ, मेरा सहारा कहाँ है? ये एक तो पहलू ये है। दूसरे, जो सरकारी विषय वस्तु सौंपी जा रही है किन्हीं खास कारणों से, या इससे पहले भी हम इस दिशा में बढ़ चुके थे कि विद्रोह करने वाली भाषा न परोसी जाए बच्चे के दिमाग में, कारण अनेक हो सकते हैं। हो सकता है यही नजरिया ठीक हो, ये नजरिया गलत भी हो सकता है। मुझे सरकारी तंत्र से इस हद तक शिकायत रही उनकी किताबों से कि मैंने 50 पाठ्य पुस्तक अपने बूते पर तैयार की, जिनके अंदर पूरी तरह से कोशिश रही मुझे। असगर वजाहत का एक नाटक था ऑन ड्यूटी, प्रकाशक बोले सर ये रखेंगे हमारी किताब चलेगी? मैंने कहा इसी से चलेगी, जब तक पैनी सामग्री नहीं रखेंगे जिसके अंदर ऊर्जा है, आपका बच्चा पढ़ने के बाद ऊर्जावान बनेगा कैसे? कमजोर कंटेंट के माध्यम से कोई सबल नहीं बन सकता। और ये चेतना में रहा भीतर भीतर कि इतने व्यवस्थित तरीके से ये सेंध लगाई जाए व्यवस्था के भीतर कि इसे इस किताब को पढ़ने, गीता पढ़ने से कोई गीता के उपदेश का उपासक नहीं बन जाता। यथार्थ जब सामने आएगा जीवन का, ये मेरा सोचना है। ये जो किताबें हमें पढ़ाई गई, नैतिक मूल्यों वाली पढ़ाई गई, उनमें से चलो कुछ लोग नैतिक हो गए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ जितने भ्रष्ट लोग हैं सब नैतिक किताबें पढ़ने के बावजूद भ्रष्ट हो गए। ये तो मैं ये कहने जा रही थी आपसे कि भ्रष्ट ऐसे हुए ना, ऐसे थोड़ी भ्रष्ट हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो फिर पूरे जीवन के तंत्र में अगर हम बतौर अध्यापक अध्यापिका कोई ऐसा काम कर जाएं कि बच्चों को लगे अध्यापक होना एक बेहतर मनुष्य होना है, और वे फिर किसी राजनेता का अनुकरण न करें, सफल होने के चक्कर में न रहें, बल्कि एक मनुष्यत्व की ओर बढ़े। मैंने देखा है बढ़ते हुए। वाजपेयी जी जानते हैं, एक बड़े परिवार से एक बच्ची थी, है अभी वो, पर तो बड़ी होगी, बच्चों वाली है। उन्होंने मुझे अपने स्कूल में बुला लिया, उन्होंने एनजीओ का स्कूल खोल रखा था। बोले सर आप आइए, मुझे आपको गुरु दक्षिणा देनी है कुछ। तो उसने मुझे 10,000 रुपए दिए और मैंने ले भी लिए। आप हैरान होंगे, मैं इस मामले में बहुत परहेज नहीं करता। मैं कहता बुरा क्या है, मेहनत करने 2 दिन गया हूँ। देखा क्या मैंने वहां जाकर के, एक काम मैंने अध्यापक होते हुए किया था और मैं ज्यादा अच्छा नहीं पढ़ाता था। वो ये था कि ब्रेक के बाद जिस भी रास्ते से ऊपर चढ़ता था मैं क्लासरूम तक जाने में, जितने बच्चों ने ब्रेड के टुकड़े, फलों के टुकड़े, रोटी के टुकड़े रास्ते में आपस में जाने अनजाने पड़े मिलते थे, मैं सबको उठाता था, किसी की तरफ नहीं देखता था किसने डाला है, और डस्टबिन में डालता था। 36 वर्ष मैंने ये काम जरूर किया और कोई अच्छा काम शिक्षा में मैंने नहीं किया। फल ये देखा कि वो बच्ची शीला दीक्षित जी की बच्ची है, लतिका दीक्षित, मैं नाम लेने में परहेज नहीं करता। उनके अध्यापकों ने मुझे बताया जब वो वहां नहीं थी कि सर ये जो हमारी मैम है ये कहती है आज मेरे मेंटर आ रहे हैं। तब मैंने कहा भाई जब वो आ गए तो मुझे मेंटर क्यों कह रही थी, मैं तो साधारण अध्यापक था हिंदी का। बोले सर आपसे मैंने सीखा कि जहां भी गंदगी पड़ी हो उठाओ और डस्टबिन में डाल दो। और वो लड़की अपने स्कूल में क्लास 4 एम्प्लॉइज के साथ जब स्कूल खोलती हैं तो 5 दिन पहले आकर के जैसे पोछा लगाते हैं, जिन्हें हम काम वाली बहनें कहते हैं, उनकी तरह से झुक करके, घुटनों के बल झुक करके पोछा लगाती थी। बोले सर आपने मुझे यही पढ़ाया है। हम अपने बच्चों के चरित्र के निर्माण में भाषा से नहीं, उपदेश से नहीं, आचरण से बदलाव ला सकते हैं। और ये शक्ति हम सब में है, सब में। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं तो बहुत एक सामान्य से भी कमजोर किस्म का मनुष्य हूँ। मैंने देखा है नए अध्यापक अध्यापिकाओं में, पब्लिक स्कूलों में भी देखा, कई बार सरकारी स्कूलों में देखा कि वो जो 10-15 लोग आए हुए हैं किसी सेमिनार में, 2 बच्चे या बच्चियां, लड़के या लड़कियां, स्त्रियां या पुरुष, अपनी मेधा से कहीं ज्यादा मेधावी मुझे नजर आए और मैं निराश होने से बच गया। बिल्कुल चप्पल पहने हुए, वो चप्पल जो नीली बाथरूम चप्पल आप कहते हैं, पजामा कुर्ता पहने सफेद, एक अध्यापक मिले। कुछ हम चर्चा कर रहे थे, मुझे लगा साहित्य तो मैंने ही पढ़ा है, बस ये लोग कहाँ जानेंगे, प्राइमरी के टीचर हैं। एक सज्जन खड़े हुए हाथ ऊपर करके बोले सर मैं क्या मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में सुना सकता हूँ।
मैं आज तक आह्लादित हूँ उस अनुभव से कि हम किसी भी अध्यापक अध्यापिका को, किसी भी बच्चे को, किसी भी सहकर्मी को छोटा मानकर न चलें। पता नहीं किसके भीतर कितना शानदार पौधा उपजने की प्रतीक्षा में है, और ये हम सिलसिलेवार कोशिश तभी कहते हैं कितनी सारे परिवर्तनों के बावजूद, तकनीक की का बोलबाला है, उसके बाद भी जो ये मानवीय स्पर्श है ना, शिक्षक का मानवीय स्पर्श, शिक्षक का आचरण, ये सबसे ज्यादा खूबसूरत और सर्वोपरि है और भविष्य में भी रहेगा। लेकिन ये चीज छीन लिया गया है, दरअसल ये छीन चुका है, अब वो चीज नहीं रह गई है। अब MBA करके, अब क्या बोलूं मैं भी टीचर हूँ, आते हैं उनको, नहीं MBA करते हैं और अगर उनको जॉब नहीं मिलती टीचर बन जाते हैं, फिर कहते हैं मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, क्या मैं इसलिए आई हूँ? ये बात है। बहुत सारी चीजें मानसिक रूप से परिवर्तित हो चुके हैं बुरी तरह से। एक सच्चाई के नीचे कई सच्चाइयां साथ में यात्रा कर रही है, सच है। हम ये आशा नहीं कर सकते, है ना, हम ये आशा नहीं कर सकते अध्यापकों से कि सारे के सारे इतनी एनर्जी से भरे हों और इतनी दृढ़ता से भरे हों और इतनी सच्चाई से भरे हों कि वो समाज को बदल डालेंगे। लेकिन आपके भीतर का, मेरे भीतर का, वाजपेयी जी के भीतर का, जो चंचल बहन जुड़ी हुई उनके भीतर का, और बहुत सारे लोग इस संसार में ऐसे हैं जो मनुष्यता के पक्ष में एक अनदेखी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो चाहे भारत में है या भारत के बाहर है। मैं सच में अंदर से बहुत, एक दौर तो आया था मैं बहुत निराश रहने लगा था, अब मेरी नई तरह से आंख खुल रही है कि भाई थोड़ा सफर बचा है। इस तरह निराश होकर तो तुम निराशा ही बांटोगे संसार में। कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे अंदर कोई बल्ब जलने लगे। फिर जलता हुआ है, कैसे जलता है? जब मैं X का, Y का, Z का चेहरा देखता हूँ तो मुझे लगता है ना, ये चेहरे निराश करने वाले नहीं है। गरीबों में भी, जहाँ जहाँ महागरीब लोग रहते हैं कि जिनके यहाँ झुग्गी में सर उठाने तक की ऊंचाई नहीं है झुग्गी की, वहां भी जाता हूँ। अपने घर में सबको प्रश्न यहाँ उठता है, लेकिन प्रश्न ये है कि सब कुछ जानने के बावजूद भी जो इतनी मेहनत से पढ़ के बच्चे एग्जाम देते हैं और पेपर लीक हो जाता है। अब इस पर लक्ष्मी सर वो बताएं कि ये पेपर जो लीक होने के कारण बच्चे वो इस स्थिति में पहुंच जा रहे हैं, उसका क्या समाधान होने वाला है? कुछ होने वाला है? बीच में मैंने टोका है जी, लक्ष्मी सर। नहीं वो जी नहीं, वो देखिए सिस्टम को है बनाया जाए, अगर मसलन मेट्रो रेल है आपके दिल्ली में जी, मेट्रो रेल दिल्ली में चलती है, ठीक है, आपका नेटवर्क आज क्या हो गया? सिस्टम बनाया तो मेट्रो रेल में कोई बड़ा मुश्किल है, क्या बताऊं। आज आपका नेट का क्या हो रहा है? बहुत धारा प्रवाह काम होना, बात होनी चाहिए, कभी हो जाता आपको, कभी नहीं ये वाईफाई भी हमें ये इस साजिश में पाकिस्तान का हाथ कि वाजपेयी जी वो न कहते जिस शब्द को बोलना चाहते नहीं बोल पावे, रोकना है उनको, हर हाल में रोकना है, और मंजुला श्रीवास्तव को आगे न बढ़ा पावे बात को। हाँ कोई बात नहीं, देखिए जो हाँ बोलिए सर। हाँ तो मैं, हेलो, आवाज वैसे ही आ रही, खराब अभी की आई कुछ हुआ? अभी आ गई। आई है। मैं यही कह रहा, देखिए कि दिल्ली, उदाहरण के लिए कि दिल्ली मेट्रो को आप देखिए, हमने एक सिस्टम बनाया तो वहां कोई बिना टिकट नहीं जा सकता। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम इस करने पे आए तो सिस्टम सुधार सकते हैं, एक पेपर लीक नहीं होगा। दोबारा जब हुआ तो हुआ ना, आखिरकार लीक है तो दोबारा हुआ तो हो गया, क्योंकि तब वो सबकी नजरें लगी थी वहां पे, तो ये पर्चा वहां से जा रहा, हवाई उससे विमान से जा रहा है, जो भी हुआ तो हमने किया ना, तो हो गया। कोई चुटकी में समाधान हो सकता है। मैंने सरकार में ही काम किया 35 साल, ऐसा नहीं है, चुटकी में काम भी होता है। तो वो बस अगर इच्छा शक्ति है और डेडिकेशन है, सही लोग सही जगह पे बैठे हैं, भ्रष्टाचार नहीं है। अब सबसे बड़ा ये है कि जो बेरोजगार है, आप फार्म की फीस इतनी ले लेते हो भाई, ये बहुत उहड़ है, ये नहीं होना चाहिए।
फॉर्म की फीस कोई नॉमिनल आप बेशक ले लो, लेकिन एक बेरोजगार आदमी उससे फॉर्म के लिए आप 500 रुपए ले रहे हो, ये ले रहे हो, वो ले रहे हो। अगर आपको दोबारा जांच करानी है, घपला गड़बड़ आप करो, नंबर बढ़े ना गरीब साहब, लेकिन 2000 दोगे तो बढ़ेगा। ये कोई धंधे का काम थोड़ी ना है, ये शिक्षा का मामला है, बच्चों के भविष्य का मामला है। तो वो सारा जो सोचने का पैटर्न है वो बदलना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी मुश्किल है जी। बदलेगा कैसे? आखिरी मुद्दा ये है कि बदलेगा कैसे? ये चीज तो बढ़ती जा रही है ना, बढ़ती जा रही है। बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं 46 डिग्री धूप में, 45 डिग्री धूप में, 50 में, और ये फिर महाराष्ट्र में खो गया अभी हाल में, अभी तुरंत। क्या है मतलब, बदलेगा कैसे? प्रश्न यहाँ पे नियत। हाँ, फिर राजस्थान में हो गया। हाँ, राजस्थान में हो गया। तो क्यों प्रोटेस्ट देने का कोई मतलब कुछ भी तो नहीं हो रहा है। प्रश्न ये है कि दबाव बनाने, सुनिए बदले, मैं बताता हूँ। देखिए मंजुला जी, सोशल मीडिया पे दबाव बना, उसका असर हुआ और आखिरकार नहीं, वो आज से आवाज परेशान कर रही है वाजपेयी जी की, और कोई बात नहीं है। अब आप बताइए, क्योंकि समय भी दौड़ रहा है और इसको यो मानो कि 1.25 घंटा हो रहा है। अपनी चॉइस में एक्चुअली ये चर्चा बहुत एक दिन की नहीं है, बहुत लंबी चर्चा है। अगले भाग में भी बैठेंगे हम लोग और कंटिन्यू करेंगे। हाँ, बस ये बदलेगा कैसे, अब थोड़ी सी अपनी दृष्टि डाल दें यहाँ पर, कोशिश करना है हमको, क्योंकि हमारी बात दूर तक जाएगी। अगर आप बदलेगा पर कुछ समाधान बताएं तो बात दूर तक जा सकती है। शायद किसी को समझ में आ रहा है। किससे कह रही हैं आप, ये तो बता दो। लक्ष्मी सर बोल नहीं पा रहे, वही बताएं। जो बोल नहीं पा रहे, मैं अगर मेरी आवाज अगर आवाज पहुंच रही है आवाज तो बताऊं। कुछ आवाज पहुंच रही है, टुकड़ा क्या हो रहा है पता नहीं। बताइए पहुंच रही है, पहुंचने लगी, बताइए। नहीं, देखिए तरीका वही है जो आप कर रही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने एक डिस्कशन जैसे आज कर दिया और कल सब बदला, ऐसा नहीं है। लेकिन लोग अगर सचेत होंगे और इस तरह से जनता जागरूक होगी, बुद्धिजीवी जागरूक होंगे, समाज का हित का सोचने वाले जागरूक होंगे, समाज सुधारक, सामाजिक कार्यकर्ता, जैसे वहां जो बच्चे हमारे बेचारे लगे हैं जिस तरह से, यही सब होगा। सरकारें बहुत डरती हैं, ये समझ लीजिएगा, बहुत डरपोक होती हैं सरकारें कि कहीं हमारा वोट ना चला जाए। वोट के लिए सारी खेल होते हैं। तो बदलेगा बशर्ते कि हम उस पर दबाव कैसे बनेगा? हमारे विचार से, चिंतन से। आज हमारे पास फोरम है, एक जमाने में नहीं होता था। आपने संपादक के नाम पत्र लिख दिया, छपा नहीं छपा। आज तो सारा आपका कुछ विचार सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में पहुंचता है। तो आज साधन है, ऐसे बदलेगा जब सरकारों पे दबाव बनेगा, सरकारों पे। और अभी मैं 1 दर्जन किस्से आपको सुना सकता हूं कि कैसे सोशल मीडिया के दबाव की वजह से सरकारों ने अपने निर्णय वापस लिए हैं, लेने पड़े उनको। तो ये दबाव जो है ना, हमें बनाना है, बस सीधी सी बात है। और ये भी जो आप कर रहे हैं, ये भी उसी का एक पहलू है, उसी का एक बिंदु सही, लेकिन है सही दिशा में एक बिंदु है। बिल्कुल सही बात है। तो आज हमने एक अच्छी चर्चा की है। मुझे अभी संतोष तो नहीं है, हमें लगता है कि चर्चा आगे और बढ़ानी पड़ेगी, कंटिन्यू करना पड़ेगा। यहाँ से इतना करके संतोष नहीं होना है। लेकिन हाँ, बस इस बीच में और कोई सुसाइड ना हो और कोई पेपर लीक ना हो, मेरी यही कामना है। और जो बच्चे बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धूप में मर खप रहे हैं, उनकी मेहनत, उनका परिश्रम रंग लाए। और हम सभी मंचों से ये कहना चाहेंगे कि जागरूक हो और सब लोग कोई ना कोई मुद्दा लेकर अपनी बात जरूर यहाँ पर ऑनलाइन चर्चा करें, क्योंकि चर्चा दूर तक पहुंचती है, बातें दूर तक पहुंचती हैं। सभी को जागरूक होने की जरूरत है। 1 घंटा 15 मिनट के 1.25 घंटा हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि 9:43 हो गए हैं। और अगर इसको कंक्लूजन करने 2-3 बिंदुओं में कंक्लूज कर दें आप सर, कौशिक सर, 2-3-4 पॉइंट कंक्लूड कर दें, इसको एंड करेंगे। इस देश में मैं फिर कह रहा हूँ, विचार की शक्ति का महत्व बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर विचार बोलने वाले के व्यवहार में ही पूरा नहीं उतर रहा है, मान लो मैं बोल रहा हूँ, अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ, तो मेरे शब्दों के अंदर वो जो बेईमानी है वो भी कहीं ना कहीं ट्रांसफर होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल।
तीसरी बात ये है कि हम खुलकर बोलें, हमें किसी का भय न सताए कि हम दबाव मस्तिष्क पर महसूस करें कि ऐसा तो बोलूं और ऐसा मैं ना बोलूं। शिक्षा के क्षेत्र में ही आपके देश में, आपकी दुनिया में भ्रष्टाचार नहीं है, समग्रतः आप भ्रष्टाचार से घिरे हुए। आपका क्या कुछ नहीं लूटा जा रहा है, आपका क्या कुछ नहीं खाया जा रहा है। वाजपेयी जी कह रहे सरकारें डरती हैं क्योंकि उनको वोट पर केंद्रित, अब तो वो वोट के भी रास्ते निकाल चुकी है। आप वोट किसी को भी दीजिए, वो आपका वोट ले जाएगा जाएंगे। ऐसी दंडता जहाँ आ गई है, ऐसी नृशंसता जहाँ आ गई है, इतना पाखंड जहाँ आ गया है, इतनी छीना झपटी जहाँ आ गई है, वहां से भी इस महाभारत में से भी हमें कोई ना कोई विदुर वाला पथ ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी पर जूते नहीं चला सकते। हम शिक्षा से जुड़े लोग हैं, मीडिया भी शिक्षा ही है, कविता भी शिक्षा ही है, और जो भी व्यक्ति सोच रहा है, मैं कहता हूँ अनपढ़ भी जो सोच रहा है वो भी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पहला कदम हम जो लोग हैं, जो बोलने सोचने वाले अपने आप को प्रिटेंड करते हैं, वे समाज से सचमुच जाकर के मिले और जुड़े, अपने विचारों में ही नहीं अपने खान पान में भी बदलाव करें। मेरा खान पान तो बेईमान लोगों जैसा कि मुझे सब कुछ चाहिए, ये भी चाहिए, वाह, पेट ही नहीं भरता। जब मैं इतना बेईमान हूं तो मेरे अंदर की भाषा भी बच्चों में कोई नैतिक बल जगा पाएगी, आशा मत करना। बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, छोड़ने को तैयार रहना पड़ेगा, तब जो व्यक्ति आपके अंदर से निकलेगा वो आपका भी कहा नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी अपनी रीढ़ की हड्डी होगी, वो काम आएगी, हमेशा काम आएगी। बिल्कुल सही। समय की सीमा है, तो ये है कि नैतिक चारित्रिक बल हमें स्ट्रॉन्ग सबको करना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। और एक समय था कि 15 दिन तो बहुत ज्यादा हो गया, अभी तक जू नहीं रेंग रहा है, तो जू रेंगाना पड़ेगा जैसे भी रेंगे, और हम सबको जागरूक होकर के इस विषय पर आगे बात चलानी पड़ेगी, करना पड़ेगा, और निर्भीक भाव से, निर्भीकता के साथ अपनी बात सामने लानी पड़ेगी। और देखते हैं कितना क्या होता है आगे। हम कोशिश करते हैं पुनः मिले हम लोग, इस बात को और नए विषय के साथ आगे बढ़ें। क्यों लक्ष्मी सर, ठीक कह रही हूँ? नए विषय के साथ आगे बढ़ें, इसी शिक्षा के क्षेत्र में ही कुछ और टॉपिक उठा और बातें करें, क्योंकि बहुत बात करनी है। सर ने कहा कि वह शिक्षा में नहीं, समग्रता के साथ हम बात है, घिरे हुए हैं, दलदल में खड़े हैं, हम पूरी तरह से दलदल में खड़े हैं। जी हाँ जी बिल्कुल। नहीं, तो मैं यही कह रहा था, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है जी, बिल्कुल, कि 22 लाख बच्चों का से ज्यादा बच्चों का पर्चा खराब हुआ, उनके भविष्य के पर आंच आई। अगर इस 22 लाख में से सिर्फ 5 लाख बच्चों के माता पिता कोई ईमेल भेज देते, पोस्ट कार्ड डाल देते, कुछ करते, तो शायद परिदृश्य दूसरा होता। बस यही फर्क है सारा। तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, एक ही रामबाण औषधि है और कोई दवा नहीं हो सकती। जी धन्यवाद। बिल्कुल जागरूक होना पड़ेगा। धन्यवाद सभी को। आज की चर्चा कैसी रही, प्रतिक्रिया देंगे आप लोग, क्योंकि हम तो रुके हुए हैं, किसी को कुछ भी हम ना फ्लैश कर पा रहे हैं, ना किसी के तो देख पा रहे हैं कमेंट। जो लोग जुड़े हैं पटल के उस पार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय दिया, 1 घंटा 15 मिनट, पौने 2 घंटा हमने 9:48 हो रहा है इस चर्चा की। इस चर्चा का कोई एंड नहीं है, देखें क्या होता है आगे आगे, क्या क्या होता है देखते हैं हम। प्रणाम, नमस्कार, सादर आभार आप सभी को। नमस्कार, समय आपने निकाला। प्रणाम, प्रणाम सर, प्रणाम। रुका हुआ है, मैं आप लोग अपने से निकल जाइए, क्योंकि मेरा नहीं होने वाला है। अपने से आप लोग लेफ्ट हो जाएं, क्योंकि मेरा अभी बंद नहीं होने वाला, इधर से कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं देखूंगी, कुछ करूंगी तब होगा। आप लोग अपने आप छोड़ दे मंच तो बेहतर होगा। पदगामिनी परिवार आप लोगों का सभी साथ धन्यवाद करता है, और आप लोग अपना मंच अपने आप छोड़ें, ये मेरा निवेदन है, क्योंकि मैं यहाँ से सब रुका हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है।